बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। एक बड़े से अस्पताल के बाहर पार्किंग में खड़ी लड़की अपनी गाड़ी के अंदर बैठी स्ट्रिंग पर सर रखकर वो औरत गुमसुम बैठी हुई थी। उसके दिल में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। कुछ देर पहले उसे अस्पताल के अंदर वाली सारी बातें याद आने लगी थी। कुछ देर पहले वो अस्पताल के अंदर जाने लगी। आईसीयू रूम की तरफ आईसीयू रूम के दरवाजे के ऊपर शीशे की खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उसका पति बेड पर लेटा हुआ था। दर्द के मारे चीख रहा था, बेबस होकर मौत की भीख मांग रहा था। सब कुछ इसके नज़रों के आगे था। अब वो बेहोश पड़ा था, जो कि डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन या बेहोशी की दवा दी थी। अब जैसे ही वो होश में आएगा फिर से कलेजा फाड़ने वाली चीखें बाहर तक सुनाई देंगी। आज 2 दिन हो गए हैं वो अस्पताल के बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। डॉक्टर ने इन्हें अभी तक कुछ कहा ही नहीं था, फिर भी डॉक्टर की परेशानी वो समझ चुकी थी। अभी तक डॉक्टरों को पता नहीं चला इसका शौहर किस बीमारी में मुब्तला है। अब वो जान चुकी थी कि इसका पति बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला है, जो कि आम इंसान की पहुंच और इलाज से दूर थी। इसका दिल भर आया, आंखों से पानी बहने लगा। आंसू पोंछकर वो डॉक्टर साहब के रूम के अंदर चली गई तो डॉक्टर साहब कहने लगे, आप अपने आप को संभालो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द रिपोर्ट आ जाएगी। और वो औरत उसके डॉक्टर साहब के आगे सिसकियां लेने लगी, डॉक्टर साहब अब मेरे शोहर को बचा लें, चाहे जितना भी पैसा लगे मैं अपने शोहर पर खर्च करूंगी। तभी डॉक्टर साहब कुछ कहने लगी, तभी उनके रूम का दरवाज़ा खुला और नर्स ने खोलकर नर्स अंदर आने लगी। टेस्ट रिपोर्ट लाकर डॉक्टर साहब के हाथ में देने लगी तो डॉक्टर साहब वो रिपोर्ट पढ़कर हैरान के हैरान रह गए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, खैरियत तो है? मेरे शोहर ठीक हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं, आप जाकर फ्रेश हो जाएं। डॉक्टर साहब के कहने पर वो रूम से बाहर निकली। उसने देखा डॉक्टर साहब नर्स से कुछ परेशानी वाली बातें कर रही थी। वो अपने ख्यालों से निकली कि किसी ने आवाज़ दी। वो अपने ख्यालों से निकली। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड उसे कहने लगा, मैम साहिबा आप अपनी गाड़ी थोड़ा आगे लेंगे। उसने गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ रवाना हो गई। रात के करीब 10 बज रहे होंगे। शहर से दूर उसने अपने बंगले के आगे गाड़ी रोक दी और हॉर्न बजा दी। एक औरत ने गेट खोल दिया, आकर लॉन में बैठ गई घर के। उसने अपना एक हाथ पल्लू के नीचे छुपा दिया और नौकरानी से कहने लगी, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, आग जला दो ना। वो नौकरानी आग जलाने के लिए गई तो उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर दी और उसे अपने पति काले शक्ल में दिखाई दी, चीखता चिल्लाता। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने नौकरानी बैठी हुई ज़मीन पर उससे पूछने लगी। वो नौकरानी उसके हाथ में एक पार्सल दी और कहने लगी, ये लीजिए मैम साहिबा, एक पार्सल आया हुआ था। और वो नौकरानी उससे पूछने लगी, अब साहब जी की तबीयत कैसी है? एक पल के लिए उसके आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, जो हो रहा है वो सही है या जो मैं कर रही हूँ वो सही है? उसने हाथ में लिया हुआ वो पार्सल खोल दिया। अंदर एक किताब के ऊपर हाथ से बनी हुई एक तस्वीर थी, जो कि काफ़ी हद तक उस लड़की से मिल रही थी और किताब के ऊपर लिखी हुई थी आमना। उसने अपना एक हाथ पल्लू के नीचे छुपाकर उस चीज़ को पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में किताब पकड़कर किताब को देख रही थी। सामने बैठी हुई नौकरानी उसके जो हाथ पल्लू के नीचे थी उस चीज़ को देख रही थी। किताब का पहला पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा पहली रात थी, लाल लिबास में फूलों से सजाई हुई बेड पर बैठी हुई दुल्हन। कमरे का दरवाज़ा खटखटा तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसका पति लड़खड़ाता हुआ आकर बेड पर सो गया। शायद काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी, शादी की खुशी ने उसके दोस्तों ने पिलाया होगा। आमना अपने साथ बातें करते हुए अपने शौहर के ऊपर कंबल डालने लगी और फिर आईने के सामने खुद को कंघी करने लगी। और फिर अगले सुबह उसकी सासू माँ उसके लिए चाय बना रही थी। कागज़ की पुड़िया खोलकर चाय के अंदर कुछ मिलाया।
आमना के कमरे में ले गई उसकी सासू माँ। जब उसके लिए कमरे में चाय लेकर गई तो उसने कहा, अम्मी जी आपने क्यों तकलीफ़ की चाय बनाने की, मैं खुद ही आ जाती अपने लिए चाय बनाने के लिए। और हाँ बहू, तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर आज जल्दी चला गया ऑफिस के लिए। और आमना को थोड़ी बहुत अजीब महसूस हुआ। उसने चाय पी और नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई और उसकी सासू माँ पूरे कमरे की तलाशी ले रही थी। तभी उसकी नज़र आईने के पास कंघी पर पड़ी जिसमें आमना के कुछ बाल थे। तो उस बुढ़िया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छा गई और कुछ दिन के बाद आमना के माँ बाप ने कहा, बेटी अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं। तभी यहाँ से आमना के माँ बाप गेट से बाहर निकले तो सामने से तेज़ रफ्तार में आती हुई ट्रक ने आमना के माँ बाप को गाड़ी से कुचल दिया। तभी आमना अपने माँ बाप के पास भागती चीखती चिल्लाती जा रही थी, उनके पास जा रही थी। तभी उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई और तभी वहाँ पर आमना ये सब देखकर बेहोश हो गई। लेकिन इस हादसे को कुछ रोज़ गुजर गए थे, लेकिन आमना इन हादसों को भुला नहीं पा रही थी। एक दिन रात को जब आमना सो रही थी तो रात के वक़्त वो हादसा आमना की नींद में आ गया। आमना चीखने चिल्लाने लगी और उसके शौहर को गुस्सा आ गया। उसने उठकर आमना को एक दो थप्पड़ ज़ोर से मारे और उसके बाल पकड़कर उसे कहने लगा, अच्छा होता तुम भी उनके साथ मर जाती। जैसे ही वो बेड पर लेटकर रोने लगी तभी उसके कमरे के दरवाजे के बाहर से किसी के घूमने फिरने की आवाज़ें आ रही थी। तभी वो बेड से उतरकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर देखने लगी। देखना है कि घर से बाहर निकल रही उसकी सासू माँ वहाँ से घर के नीचे गोदाम था उसकी तरफ जाने लगी, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया। दरवाज़ा बंद करके वापस अपने बेड पर लेट गई। शादी को कुछ दिन गुजर गए थे। उसकी शादी की सालगिरह थी। उसने लाल साड़ी पहनी और अपने बालों में गजरा डाला। गजरे की खुशबू इतनी तेज़ थी कि वो पूरे घर में फैल रही थी। उसने अपने शौहर के पसंद का खाना बना लिया। रात के 10 बज रहे थे। उसका शौहर अभी तक घर नहीं आया। ना जाने कब उसकी आंख लग गई। वो डाइनिंग टेबल पर सर रखकर सो गई। जब गाड़ी की हारून की आवाज़ आई तो वो खिड़की से उठकर देखने लगी। उसका शौहर आया हुआ था। उसने जल्दी से खाना गरम किया, खाने प्लेट में डाल दिया, अपने शौहर को खाना देने लगी। उसके बाद उसने गिलास में पानी भरना शुरू किया। एक दो कतरे उसके शर्ट पर गिरे। उसने फिर से अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया। उसने चमड़े के बेल्ट से अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनकर नौकरानी अपने कमरे से भागती हुई आई आमना को बचाने के लिए। उसका शौहर बेड पर सो गया और आमना बहुत ज़्यादा रोने लगी। डाइनिंग टेबल पर सर रख कर तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो नौकरानी उसके लिए खाना लेकर आई थी। मालकिन आप कुछ खा लीजिए, इसके बजाय तुम मुझे जहर दो, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मालकिन आपको मरने की इजाज़त नहीं है और ना ही यहाँ से भागने की है। इसने नौकरानी की बात सुनकर हैरान रह गई। मासी तो मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मालकिन मैं ऐसी बातें नहीं कर रही, मैं आपको हकीकत से वाकिफ़ कर रही हूँ। तभी उसने आमना का हाथ पकड़कर गेट से बाहर लेकर आ गई। जब उसने घर के पीछे वाले गोदाम का दरवाज़ा खोला, अंदर टूटे फूटे फर्नीचर, अलमारी, शोकेस, टेबल वगैरह, दीवार पर लाइट का बटन ऑन कर दिया। संभल कर अंदर जाने लगे। नौकरानी आगे जाते जाते एक पुरानी अलमारी थी, उसकी कुंडी आराम से खोल दिया और दरवाज़ा खोलते ही दोनों हैरान परेशान अलमारी के अंदर घूरने लगे। आमना तो हैरान परेशान अलमारी के अंदर उस चीज़ को घूरने लगी और आमना के जिस्म में कपकपाहट महसूस हो रही थी। घबराइए मत मेम साहिब, मैं आपकी मदद करूंगी। और फिर कुछ दिन के बाद आमना सोफे पर बैठे बंद दरवाजे को घूर रही थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। नौकरानी ने चाय लाकर उसके सामने रख दी और वो चाय के चुस्के ले रही थी। सामने घर का फ़ोन बज रहा था, लेकिन वो फ़ोन को घूर रही थी, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं। जब नौकरानी ने फ़ोन उठाया तो आमना ने बात की और आमना जल्दी से हॉस्पिटल चली गई और पुलिस ने आमना को बताया, तुम्हारा शौहर हमें एक होटल में मिला जो कि एक लड़की के साथ था। उसने लड़की का पूरा जिस्म जला दिया।
हम उसे जल्दी से जल्द यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। तब भी डॉक्टर साहब ने आकर कहा, इसने शराब के साथ साथ और भी बहुत सारी दवाइयाँ पी रखी हैं। आमना ये सुनकर हैरान रह गई और वो अपने पति के पास जाकर खड़ी हो गई। उसका ख्याल रखने लगी। कुछ दिन इस तरह गुजर गए और एक दिन आमना को तेज़ बुखार था। वो अपने बेड पर सो रही थी। उसका शौहर सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने शराब पी रखी थी और सिगरेट भी पी रहा था। आमना की खूबसूरती उससे बर्दाश्त ना हुई और वो जाकर अपनी बीवी के पास बैठ गया। के मुंह में सिगरेट का धुआं था। वो धुआं अपनी बीवी के जिस्म पर निकालने लगा। सिगरेट का धुआं आमना के मुंह में चला गया। उसे खांसी आ गई। उसने आंख खोली तो उसका शौहर सिगरेट उसके सीने पर रख दिया और दर्द भरी चीखों से आमना के मुंह से चीख निकल पड़ी और उसने उसके मुंह पर हाथ रख दी। उसकी चीखें बंद कर दी और फिर वही रोते हुए वॉशरूम में चली गई। कपड़े उतारे, नहाना शुरू कर दिया। उसका पूरा जिस्म सिगरेट से जला हुआ था। उसी रात अपने घर के बगीचे में कुर्सी डालकर बैठी हुई थी। आमना सुबह वाले जले हुए निशान अभी भी दर्द कर रहे थे। उसके शौहर ने उसे सिगरेट से जलाया था। उसके पास बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अपने बेड पर सोए हुए आमना के शौहर की नज़र आमना पर पड़ी, जो कि खिड़की से उसे देख रहा था और उसे गुस्सा आया। वो अपनी दवाइयाँ खाने के लिए उठा। उसने गोली अपने मुंह में डाल दी और पानी का गिलास उठाने लगा। पानी का गिलास जाकर नीचे गिर गया। तब उसका सारा मुंह गोली से कड़वा हो गया था। उसका गुस्सा 7वीं आसमान पर पहुंच गया था। उसने टेबल पर पड़ी हुई बेल्ट उठाई और बाहर आमना की तरफ गया। बागीचे में बैठी हुई आमना ने अपनी आंख हल्की सी खोली। उसने देखा उसका शौहर उसकी तरफ आ रहा है। आज मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता मेरे हाथों। आमना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आज सब खत्म हो जाएगा। आज मैं इस कैद से आज़ाद होने वाली हूँ। इस आज़ादी के लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, पता है। इसीलिए आज मैं वो सब करूँगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। इतना कहकर आमना ने अपने पल्लू से वो चीज़ दबाई हुई निकाली। वो देखकर आमिर की आंखें फटी की फटी रह गई। हैरान भरी आंखों से मुझे देखता रहा और अगले ही पल डर के मारे उसका चेहरा रंग बरंग उड़ता गया। वो डर के मारे 2-3 कदम पीछे भागा और जल्दी जल्दी जाकर अपने कमरे में दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने आमना की कुर्सी पर बैठी हुई मुस्कुराहट देखी और आमिर का दर्द भरी चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। घर के अंदर सामान तोड़ फोड़ करता रहा और आमना दर्द भरी चीखों से मुस्कुराती रही और अगले दिन हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवा दिया और उसे रस्सियों से बांध दिया गया। वो जोर जोर से चीख रहा था। ऐसे लग रहा था कोई इसका जिस्म अंदर से खाता जा रहा है। हर पल डॉक्टर से मौत की भीख मांगता और डॉक्टर हैरान परेशान होकर रिपोर्ट चेक करते तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थे और वो धीरे धीरे मौत के करीब होता जा रहा था। आखिरी पन्ना पढ़ते ही उसने किताब बंद करके रख दी। कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठी रही। कुछ देर के बाद उसे एक कॉल आई। शादी के बाद सारी घटनाएं याद आई। तब वो अचानक फ़ोन उठाया। डॉक्टर साहब ने जो कहा वो सुनकर आमना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो उठकर खड़ी हो गई और मोबाइल उसके हाथ से जाकर नीचे गिर गई। नौकरानी पूछने लगी, मैम साहिबा क्या हुआ? अस्पताल में कुछ हुआ है क्या? आमिर अस्पताल से भाग गया है। शायद वो अभी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो नौकरानी बोली, मैम साहिबा आप ये सब कुछ ख़त्म कीजिए और खूनी को खेल को खेलना बंद कीजिए जिसकी शुरुआत आमिर की माँ ने की थी। और आमना के सामने वो रात मंजल आ गया जो कि गोदाम में अलमारी के अंदर एक गुड़िया थी जो कि हूबहू आमना जैसी थी। उसे काले धागे से झगड़ा हुआ था। उसके जिस्म में सुइयां चुभी हुई थी। तो नौकरानी कहने लगी, सोचिए मत मैम साहिबा, आपके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आमिर जैसे कातिल को मारना कोई गुनाह नहीं है। आमना ने अपने पल्लू से नीचे दबा कर चीज़ निकाली।
वो एक गुड्डा था जो आमिर जैसा था। आमना ने गुड़िया को काली रस्सी से बांध दिया था, उसके आधे जिस्म पर सुइयां चुभा दी थी। आमना ने पकड़कर उस गुड़िया का गला दबा दिया। कहीं से एक चीख की आवाज़ गूंजी और आमना का दिल दहल गया। वो जितनी आवाज़ें सुनती उतनी तेज से गुड़िया का गला दबा रही थी। नौकरानी ने उस गुड़िया को पकड़कर उसको जलती हुई आग में फेंक दिया। यही पल में घर के बाहर पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी जलकर राख हो गई, जिसमें बैठकर कुछ देर पहले आमना घर आई। जलता हुआ गाड़ी देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। नौकरानी ने आमना की तरफ देखकर कहा, मेम साहब, अगर आज उसे जलाकर राख ना करते तो कल आप जिंदा नहीं रहती। आमना जलती हुई गाड़ी को देख रही थी, जो कि उसकी नई ज़िंदगी की खुशियों को बिखेरने वाली थी। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।